हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम क्या है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, या इसको आप सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है गाइस, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सीटिंग अरेंजमेंट से। अगर इसकी वेटेज की बात बताऊं तो आपको ये 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये एक्चुअली हमारा बेस है। किसका ये बेस है? हमारा किसका? पजल्स का। ये हमारा बेस है पजल्स का। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आता है, फिर आप पजल्स करने के लिए अच्छे तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सीटिंग अरेंजमेंट के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हर एक टाइप को कवर करेंगे कि कितने टाइप के हमारे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे पजल्स के ऊपर, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स जो है कंबाइंड आपका 20 मार्क्स आ सकते हैं इसमें से। अगर सीटिंग अरेंजमेंट और आपका पजल्स की बात करूं तो आपके बैंकिंग एग्जाम में ये 15 से 20 नंबर कैरी करता है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दो टॉपिक्स में से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल के आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस आपके सिर्फ दो टॉपिक में से निकल के आ रहे हैं, तो आप सब जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है गाइस, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए, जैसे आपने डायरेक्शन सेंसेस की थी, उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया और 1 2 3 क्वेश्चन आपके निकल गए। इसमें से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक सीटिंग अरेंजमेंट बना दोगे, जो भी बैठा होगा जहां मर्जी। ठीक है, ठीक है, और इस सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे ही आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक जो है बच्चे करना पसंद भी करते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपके उसमें से 5 क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी पहले एक एक करके टाइप्स करेंगे, देन आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली टाइप की। ठीक है, या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आपको पूछा किस तरह जाता है। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनके बारे में आपको स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दी होगी, तोड़ तोड़ के इंफॉर्मेशन दी होगी। आपको इन इंफॉर्मेशन को जोड़ना है और उनको अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट करवाना है, उनको अपनी सीट्स पे बिठाना है, आपको बताना है कि किसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये आपको दिया होगा। आपको अलग अलग स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दी होगी, उस इंफॉर्मेशन को आपने जोड़ना है। राइट गाइस, चलिए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टाइप्स करते हैं। और टाइप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 की अगर बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में पहली टाइप क्या है हमारी, लीनियर अरेंजमेंट, या इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रो बेस्ड अरेंजमेंट। ठीक है, चाहे आप इसको लीनियर अरेंजमेंट बोल दो, चाहे आप इसको रो बेस्ड अरेंजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें हमको बताया जाता है कि आपने इसमें हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी और कहा होगा कुछ लोग जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं कुछ लोग, जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लोग बैठे हुए हैं। अब उनका फेस नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है और उनका फेस साउथ की तरफ भी हो सकता है, वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है गाइस, वो हमको क्वेश्चन में क्या किया गया, गिवन होगा। चलिए, तो जब हमको गिवन होगा तो अगर नॉर्थ की तरफ है तो मैं इसको ऐसे बिठाऊंगा कि इनका फेस नॉर्थ की तरफ है। ऑन द अदर हैंड अगर ये साउथ की तरफ बैठे होंगे तो इनको मैं साउथ की तरफ फेस करवाऊंगा। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, वो क्या होती है, इनके एक्सिस। लीनियर अरेंजमेंट के हमेशा हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्सिस पॉइंट्स। ठीक है, एक हमारी होगी लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, ये क्या होगी हमारी लेफ्ट साइड, ये होगी राइट साइड। लेकिन कब, अगर ये नॉर्थ को फेस कर रहे हो तो लेफ्ट और राइट साइड हमारी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, बंदे के फेस के ऊपर। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे
तो ये साइड लेफ्ट है और ये साइड राइट है। ऑन द अदर हैंड अगर ये लोग साउथ की तरफ देख रहे होते, अगर ये लोग साउथ की तरफ देख रहे होते तो अब इसका ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। ठीक है, देखो ना, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो मेरा ये राइट है, ये लेफ्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं साउथ की तरफ देखना स्टार्ट कर देता हूं, यानी इस तरफ देखता हूं, तो मेरा ये राइट है, ये लेफ्ट है। हो गया ना चेंज। अगर मैं उस तरफ देख रहा था तो ये मेरा लेफ्ट था, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा राइट है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अगर पर्सन ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। अगर पर्सन ने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है तो ये उसका राइट है, ये उसका क्या है, लेफ्ट है। इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? अच्छा, जब हमको इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो, जब हमको एग्जाम में क्वेश्चन में ना मेंशन किया हो कि पर्सन ने किस तरफ फेस किया, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, नॉर्थ की तरफ लेंगे। जब हमको नहीं बताया गया हो कि पर्सन किस तरफ फेस कर रहा है तो हम उसको किस तरफ फेस करवाएंगे, नॉर्थ की तरफ ही फेस करवाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं और उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है वो आपको समझनी है और ये ध्यान से समझनी है। ये ए बी सी डी ई 5 पर्सन है, किस तरफ फेस कर रहे हैं भाई, इन्होंने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। इन्होंने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ये साइड कौन सी है भाई, ये साइड है राइट साइड और ये साइड है लेफ्ट साइड। अब कुछ चीजें आपको समझनी है। देखो एक्सट्रीम, यहां पे पॉइंट्स होते हैं कुछ, इसको और इसको बोला जाता है एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम क्या होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। ये सब कुछ आप कॉपी में नोट करोगे। एक एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, एक एक्सट्रीम राइट पे होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है भाई, ए। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, ए। और एक्सट्रीम राइट पे कौन है, ई। ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे कौन है, ई। ठीक है, अच्छा, ए के राइट में कौन कौन है, ए के राइट में बी सी डी और ई है। ये ए है और ये ए का राइट है, ये पूरा का पूरा ए का राइट है। तो ए के राइट में कौन है, बी सी डी ई। लेकिन एडजेसेंट नाम की एक चीज होती है। एडजेसेंट यानी साथ वाला। तो साथ वाला राइट कौन, साथ वाला बी कौन सा है, एडजेसेंट राइट कौन सा है, एडजेसेंट राइट पे कौन है, इसका बी। ठीक है, एडजेसेंट राइट पे कौन है, एडजेसेंट या इंटरमीडिएट बोलते हो आप इसको। इसको आपको ये वर्ड्स यूज मिलेंगे, आपको एडजेसेंट मिलेगा, आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होगा, एडजेसेंट यानी साथ वाला, इंटरमीडिएट यानी, इंटरमीडिएट क्या होता है आपका, साथ वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट राइट या इंटरमीडिएट राइट कौन होगा आपका, इंटरमीडिएट राइट क्या होगा, सी। ठीक है, सॉरी, इंटरमीडिएट राइट कौन होगा, बी होगा। तो ए का इंटरमीडिएट, ए के राइट में 1 2 3 4 लोग हैं, लेकिन बिल्कुल साथ वाला यानी इंटरमीडिएट कौन है, बी। सिमिलरली बी के राइट में 1 2 3 लोग हैं, लेकिन बी का इंटरमीडिएट राइट कौन है, सी। सिमिलरली सी के राइट में 1 और 2 लोग हैं, ठीक है, लेकिन सी का इंटरमीडिएट राइट कौन सा है, बी। सिमिलरली सी का इंटरमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, बी। ठीक है, सी का इंटरमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, बी, और बी का इंटरमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब मैं बात करता हूं राइट की। तो एक्सट्रीम राइट पे कौन सा है, ई। एक्सट्रीम राइट पे कौन सा है, ई। अगर एक्सट्रीम राइट पे ई है तो ई के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4। ये सारे के सारे जो हैं ये ई के लेफ्ट पे हैं। अगर मैं कहूंगा, अगर मैंने कहा है आपको कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है वो ई के लेफ्ट पे है, तो पहले मैं ई बनाऊंगा और ए को यहां कहीं लिखूंगा। ठीक है, अब ए यहां कहीं भी आ सकता है, मैंने कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है कि ए जो है वो ई के लेफ्ट पे है, ए जो है वो ई के क्या है, लेफ्ट पे है। ठीक है, ए अगर ई के लेफ्ट पे है तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने बोला है ए जो है वो ई के इंटरमीडिएट लेफ्ट पे है, दोनों बातों में डिफरेंस समझना। अगर लेफ्ट पे है तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट लेफ्ट पे है तो बिल्कुल साथ में होगा। तो ए और ई क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। दिस इज इंटरमीडिएट लेफ्ट। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम इसी पॉइंट को भी देख रहे हैं। अच्छा, अगर
ए की बात करूं तो ए का इंटरमीडिएट राइट कौन है, बी, ठीक है। ऐसे ही अगर सी की बात करूं तो सी ए से कितने राइट पे है, 1 और 2, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, आपको एग्जाम में कैसे दिया होगा, दैट सी इज सेकंड राइट टू ए। अगर आपको दिया होगा ए या सी इज अगर आपको दिया है C इज सेकंड राइट टू A, तो आप क्या करोगे, A बनाओगे और उसका पहला राइट और दूसरा राइट यहां पे क्या लिख दोगे, C लिख दोगे, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली अगर आपको पूछा है व्हाट इज फिफ्थ राइट ऑफ A, A के फिफ्थ राइट पे कौन है, तो A के फर्स्ट राइट पे ये है, सेकंड राइट पे ये है, थर्ड राइट पे ये है, फोर्थ राइट पे ये है, फिफ्थ राइट पे कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन आएगा। ऐसे ही मैंने पूछा होता A के या C के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, C के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, C के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, 1 और 2, A, ठीक है। तो ये चीज को समझना, A जो है अगर A के सेकंड राइट पे C है तो C के सेकंड लेफ्ट पे क्या होगा, A होगा, ठीक है। देखो देखते हैं जरा, समझेंगे इसको। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्या A इज सेकंड टू राइट ऑफ B, A जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ B है। इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा मैं B इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A। बात समझ रहे हो, अगर A जो है वो B के राइट पे, अगर A जो है वो B के राइट पे, तो B क्या होगा, उसके लेफ्ट पे होगा। कैसे, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं हमारे पास 5 लोग हैं, तो हमको क्या होगा होगा, A जो है B के राइट पे है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे B बना दूंगा, मैंने यहाँ पे कहीं भी B बना दिया, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, अभी हमको फिक्स पोजीशन नहीं पता, ठीक है। हमको B मिल गया, B के A इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। A जो है इसको समझना है ना आपने, इसको चीज को समझना है, इसको आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तब जाके आप समझोगे इसको। तो अगर कहा हुआ A जो है वो सेकंड राइट ऑफ B की है, इसका मतलब कहीं पे B होगा, उसके सेकंड राइट पे क्या होगा, A होगा, तो पहला राइट और दूसरा राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब अगर मैं B की पोजीशन पूछूं तो B की पोजीशन A के रिस्पेक्ट से क्या है, B इज 1 और 2, सेकंड क्या है, लेफ्ट पे। तो अगर आपको कहीं दिया जाए कि A इज सेकंड लेफ्ट राइट ऑफ B, तो आपको ऐसे बना सकते हो कि B, ठीक है, B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। बात समझ में आ गई। A इज अगर यहाँ पे दिया होता थर्ड राइट ऑफ B, अगर A थर्ड राइट दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे भी क्या होता था, थर्ड B जो होता वो थर्ड लेफ्ट पे होता। देख पा रहे हो ना। अब चाहे मैं ये वाले डायग्राम बनाऊं चाहे ये वाले डायग्राम बनाऊं, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको ये खुद डिकोड करना है कि अगर आपको दिया है कि A इज थर्ड टू राइट ऑफ B, इसका मतलब क्या होगा, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। इतनी आपको चीज खुद डिकोड करनी है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको इंफॉर्मेशन जो है वो किस किस तरह से दी जा सकती है। इंफॉर्मेशन आपको किस तरह से दी जा सकती है, इंफॉर्मेशन आपको 3 तरह से दी जा सकती है, ठीक है। आपको 3 तरह से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन, पहली होगी आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन। डेफिनेट इंफॉर्मेशन की एग्जांपल क्या होगी, ठीक है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन की एग्जांपल क्या होगी, जैसे A इज एट एक्सट्रीम राइट, A जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है चाहे कितने भी लोग हो तो A जो है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आएगा अगर ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो A की पोजीशन ये फिक्स हो गई, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गई हमारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। डेफिनेट क्यों, बिकॉज A की पोजीशन जो है वो हमको डेफिनेट बता देगी वो भाई एक्सट्रीम राइट पे है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे बताया होता तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे बना देता, ठीक है गाइस। दूसरी हमको इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन।
कंपैरेटिव यानी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी और पे डिपेंड होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी और पे डिपेंड होती है। जैसे ए इज सेकंड टू राइट ऑफ डी, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यानी अगर हमको डी की इंफॉर्मेशन पता है, अगर हमको डी की लोकेशन पता होगी तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं ए की इंफॉर्मेशन बना दूंगा, डी जो है अगर देखो इसको हम कैसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमको कंपैरेटिव क्यों है, क्योंकि हमको ए के बारे में बताया तो है, लेकिन ए डिपेंडेंट किसके पे है, डी पे डिपेंडेंट है। ए किस पे डिपेंडेंट है, डी पे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, पहले डी की पोजीशन फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए की पोजीशन फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर मुझे बनाना होता मैं कैसे बनाता, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ए सेकंड राइट ऑफ डी है, तो मैं क्या बनता इसको, मैं इसको लिखता डी के सेकंड लेफ्ट पे क्या है, ए है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना दूंगा। ठीक है, मैं पहले डी बनाऊंगा और उसके सेकंड लेफ्ट पे क्या बना दूंगा, ए बना दूंगा। एक ही बात है ना, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, डी अच्छा सेकंड राइट है ना, ए इज सेकंड राइट ऑफ डी, तो ए यहां रहा और ए यहां पे आ गया। ठीक है, चलिए ये थी आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी आपका, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन कैसी होती है हमारे पास, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे सी इज नॉट सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कि सी जो है वो लेफ्ट बी के लेफ्ट पे नहीं, इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं है, कि सी जो है ये बी है, सी यहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जहां पे हमको क्या दिया गया हो, जहां पे हमको नॉट वगैरह दिया गया हो। राइट गाइस, आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में आपको हमेशा सिंगल रो नहीं आती, आपको कई बार डबल रो भी आती है, आपको कभी डबल रो भी आती है। ठीक है, ये 6 लोग हैं, ठीक है, एंड दे आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, दे आर फेसिंग ईच अदर। ये वाले लोग जो हैं ये कहां देख रहे हैं भाई, नॉर्थ देख रहे हैं, और ये वाले लोग कहां देख रहे हैं, ये साउथ देख रहे हैं। जो नॉर्थ देख रहे हैं उनका राइट कहां होगा, ये, और लेफ्ट कहां होगा, ये। जो यहाँ पे साउथ देख रहे हैं उनका राइट क्या होगा, उनका राइट होगा ये, और लेफ्ट होगा ये। राइट गाइस, इतना समझ में आ गया। अब लोग ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये है आपके पास ए बी सी पी क्यू आर। इसमें ओ, ए और ओ जो है वो ऑपोजिट बैठे हैं। ए जो है वो ओ के ऑपोजिट है, क्यू जो है वो बी के ऑपोजिट है, और आर जो है वो सी के ऑपोजिट है। ठीक है, पी और सी जो है वो क्या है, वो डायगोनली बैठे हैं। पी सी, इनको मैं ऐसे लिख दूंगा, पी और सी क्या है, डायगोनली बैठे हैं, और ए और आर जो है वो क्या है, डायगोनली बैठे हैं। ये डायगोनली बैठे हैं ना। ठीक है, ये अगर यहाँ पे है, अगर ये एक्सट्रीम राइट पे है तो ये भी एक्सट्रीम राइट पे है। ठीक है, ये डायगोनली बैठे हैं, और बी और क्यू, बी एंड क्यू जो है वो मिडल में बैठे हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो ये थी हमारी लीनियर अरेंजमेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कहा हुआ है कि 11 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I J K are sitting in a row of facing teacher। क्या आपको बताया कि किस तरफ फेस कर रहे हैं? नहीं बताया, इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया कि वो किस तरफ फेस कर रहे हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, हम मान के चलेंगे कि वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ पोजीशंस बना लेनी है। अभी हमको पता नहीं है पोजीशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे बस एक पोजीशन बना ली कि ये लोग कहाँ बैठे हैं, ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं।
अब मैं क्या कहूंगा, डी इज हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, तो डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, मैंने ऐसे बना दिया है ना, डी लेफ्ट में है एफ के, ठीक है। अच्छा देखो ना, अगर डी इमीडिएट लेफ्ट है एफ के तो एफ जो है वो इमीडिएट राइट है डी के, तो ये आपको प्रैक्टिस कर करके समझ आएगा कि आपको इसको लिखना कैसे है, ठीक है गाइस। आगे पूछा हुआ है डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ कॉमा इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अभी आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज, आई होप आप इंग्लिश की क्लासेस पे अच्छे से ले रहे होंगे, मैम आपको पढ़ा रहे होंगे अच्छे से, आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखो जब भी आप रीजनिंग करोगे ना तो आपको इंग्लिश की, चाहे आप रीजनिंग करो चाहे आप मैथ्स करो, आपको इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इंग्लिश की जरूरत आपको बहुत पड़ेगी। अब जैसे ये लाइन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो पहली इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, एफ के बारे, डी के बारे में। आगे कहा हुआ है इज सेकंड टू राइट ऑफ सी, ठीक है, इज सेकंड टू राइट ऑफ सी। अब ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, तो ये भी ऑब्वियसली डी के बारे में ही है, बिकॉज बीच में कॉमा आ रहा है, ठीक है। कहा गया कि डी, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, कहा हुआ है डी जो कि इमीडिएट लेफ्ट पे है किसके, एफ पे, जो डी जो इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, वो क्या है, वो सेकंड राइट है सी के, वो सेकंड राइट है सी के, तो डी यहाँ पे है, डी अगर सेकंड राइट है सी के तो सी इसके सेकंड लेफ्ट पे होगा, तो पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, ये हो गया सी। अब देखो जरा डी इसके सेकंड राइट पे है या नहीं है, ये सी है, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ठीक है गाइस। और ये फेस किस तरफ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। मैंने यहाँ पहले ही 11 लोग क्यों नहीं बना लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उनकी पोजीशंस क्या है, मुझे पता ही नहीं है उनकी पोजीशंस क्या है, इसीलिए मैंने पहले ये बना दिया। आगे देखते हैं, आगे हमको क्या कहा गया है, देखो हमने अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना है, हमको इंफॉर्मेशन को साइड पे इकट्ठा करना है, हमको इंफॉर्मेशन जो है वो साइड पे इकट्ठी करनी है, फिर हम ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन का पार्ट हो, ये एक छोटा सा पार्ट हो इंफॉर्मेशन का। आगे हम देखते हैं, आगे कहा हुआ है J इज, अच्छा A इज सेकंड टू राइट ऑफ E, A जो है सेकंड टू राइट ऑफ E who is at one of the end, तो who is at one of the ends, ये वन एंड पे कौन है, ये देखो ये किसकी बात हो रही है, ये आपको मैंने फिर से बताया, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्या कहा गया है इस पे, A इज सेकंड टू राइट ऑफ E, A जो है वो E के सेकंड राइट पे है, यानी A जो है वो E के सेकंड राइट पे, ऐसे बनेगा, A जो है E के सेकंड राइट पे है। Who is one of the ends, E जो है वो किसी एक एंड पे है, E किसी एक एंड पे है, तो मैं यहाँ पे 11 बंदे बना देता हूँ। अब मुझे क्योंकि एक एंड के बारे में पता लग गया, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल गई, जब तक मुझे डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं कोई भी एंड नहीं बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब E जो है वो किसी एक एंड पे है, E या तो इस एंड पे हो सकता है और E जो है या तो इस एंड पे हो सकता है, लेकिन मुझे क्या बताया कि E को एक छोड़ के A है, E को एक छोड़ के A अगर यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे तो E किसी एंड पे रहा ही नहीं, ठीक है। E जो है किसी एंड पे नहीं रहा, दैट मींस ये वाला केस नहीं बनेगा, दैट मींस ये केस नहीं बनेगा, दैट मींस हमारे पास यही केस बनेगा, यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। इसी में अब सब कुछ फिल होना है, इसी में ये वाले 4। अब यहां से मुझे पता लग गया कि C डैश D F ये इकट्ठे कहीं पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। J इज नेबर ऑफ A एंड B एंड थर्ड और लेफ्ट ऑफ G, कहा हुआ है J जो है वो A और B का नेबर है, J जो है J नेबर है किसका, A का और B का, ठीक है। अगर मैं J को अगर मैं यहाँ पे J लिखता हूं, समझना बात को, अगर मैं J को यहां लिखता हूं तो वो A का नेबर तो है लेकिन B का नेबर नहीं आएगा, B पता नहीं चला, दैट मींस A जो है यहां पे आएगा, J यहां पे आएगा, B यहां पे आएगा। इस कंडीशन के हिसाब से J जो है वो A का नेबर भी है, B का भी है, क्योंकि A की पोजीशन यहां पे फिक्स्ड थी, ठीक है। तो J यहां पे साइड मिडिल में आएगा, A यहां पे आएगा और B यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन और भी दी है, J इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, J जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या है, G। अच्छा अगर J थर्ड टू लेफ्ट ऑफ G है तो G थर्ड टू राइट ऑफ J होगा,
मैंने आपको बताया था अगर J इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ G, इसका मैंने आपको पहले मतलब क्या बताया, इसका मतलब क्या आएगा, G इज थर्ड, ये लेफ्ट इधर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ J। तो G जो है वो थर्ड राइट ऑफ J भी है, तो J यहाँ पे है, तो J के थर्ड राइट पे क्या आएगा, 1 2 और 3, तो G यहाँ पे फिक्स हो गया। ये सभी एक एक करके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है हमें कहा गया है H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। H जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D है, यानी H जो है वो D के बिल्कुल साथ है। तो D यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा D। ठीक है, ये D रहा तो H यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 जो वर्ड्स हैं इकट्ठे आने चाहिए, और मेरे को 4 स्पेसेस इकट्ठी कहाँ मिल रही हैं, 1 2 3 4 स्पेस मेरे को इकट्ठी यही मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे F आएगा। ठीक है, अब बच गया हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, H is the immediate left of D and third to right of I। H is third to right of I। अगर H थर्ड टू राइट ऑफ I है तो I इसके थर्ड लेफ्ट पे होगा, तो I इसके थर्ड लेफ्ट पे होगा तो H ये है 1 2 3, तो I आ जाएगा यहाँ पे, और जो बचा हुआ एक है हमारे पास वो K जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारी बन जाएगी सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये सब कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हमारी अरेंजमेंट क्या बनी, E K A J B I C H D F। इतनी सी चीज आपको एग्जाम में बतानी है, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये करने में अगर करना होता तो 1 मिनट में सॉल्व होता। अगर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं आपको हर एक टाइप बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं कम से कम 150 क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए इसको। बिकॉज ये पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में आके आपको अराउंड 130 क्वेश्चंस दूंगा, उसके अलावा पजल्स के क्वेश्चंस अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप गाइस, उतना आप जल्दी जल्दी स्पीड इंक्रीज करोगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये तो हमारा हो गया मैटर। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कहा हुआ है, हु इज मिडवे बिटवीन E एंड H। E और H के बीच में कौन है, ये रहा E और ये रहा H, इसके मिडवे कौन है। तो एक मैंने यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, ये काटा, तो मेरा बचा बीच में क्या, B बचा। दैट मींस आपका आंसर क्या मार्क करोगे आप, B मार्क करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है 2। ठीक है, ऑप्शन क्या है 2। फिर कहा हुआ है which of the following statement is not true। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है। अगर आपको ऑप्शंस में एक भी सही मिल जाएगी तो आप बाकी के सारे पढ़ना बंद कर देना। ठीक है, सॉरी, अगर इसमें से एक भी गलत मिल जाएगी तो आप बाकी के बंद कर देना पढ़ना। जैसे there are 7 students between K and D। तो K और D के बीच में क्या 7 लोग हैं। K और D के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हैं, ये सही है, इसको मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, G इज इमीडिएट नेबर ऑफ I and C। G जो है वो I and C का इमीडिएट नेबर है, तो एक ये और ये बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। दैट मींस ये भी हमारा सही हो गया। हमको गलत फाइंड आउट करनी है। H इज इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड F। H जो है वो इमीडिएट नेबर है D और F का, G नहीं। H जो है वो इमीडिएट नेबर D का तो है, लेकिन दूसरा किसका नेबर है, C का। तो इसलिए हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर C गलत है। दैट मींस ये हमारा सही पॉइंट है। हमको गलत वाला चूज करना था और गलत वाले में हमारा C ऑप्शन आएगा। दैट मींस आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, H इज इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड F। ये गलत इक्वेशन है और ये आपका आंसर होगा सही। पूछा है हमको टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव सेट्स ऑफ ऑल द पर्संस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है हमें। ठीक है, क्या करेंगे इसको, क्या रिक्वायर्ड नहीं है हमको, विच सेट। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, इसमें ऑप्शन मुझे थोड़े कम मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। बिसाइड्स E, who among the following is at extreme end। E के अलावा एक्सट्रीम एंड पे कौन है, E के अलावा एक्सट्रीम एंड पे कौन है भाई, F है। E जो है वो लेफ्ट एंड पे है, F जो है वो राइट एंड पे है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास which of the following
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एट द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट पे कौन सा ग्रुप है, ये आई है और आई के लेफ्ट पे बताना है कौन सा ग्रुप है, ये आई है और इसके लेफ्ट पे बताना है कौन सा ग्रुप है। ग्रुप क्या है हमारे पास, ए जे बी, ए जे बी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही तो हमारा आंसर है। तो ए जे बी जो है वो आई इसके लेफ्ट पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम मार्क कर देंगे, पहले ही सही हो गया। जब एक सही आ गया तो हमको बाकी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अगर आपकी एक इक्वेशन बन जाती है तो आप 5 क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। चलिए क्वेश्चन है आपके पास 6, आप बोर्ड में देख सकते हो क्वेश्चन, 6 persons A, B, C, D are sitting in 2 rows, 3 in each rows। 6 लोग हैं वो ऑपोजिट रोज में बैठे हैं, यानी एक रो ये एक रो ये, ठीक है, ऑपोजिट रो में बैठे हुए हैं। अभी हमको इनका फेस नहीं बताया गया, ठीक है, कहा हुआ है ई, अच्छा 3 in each, ठीक है। जब हमको बताया नहीं कि ऑपोजिट फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो हम मान के चलेंगे ये ऑपोजिट ही फेस कर रहे हैं। तो ये कहां फेस कर रहे हैं भाई, ये ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग कहां फेस कर रहे हैं, ये लोग कहां फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ, ये वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और ये वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे और क्या इंफॉर्मेशन है, ई इज नॉट एट एंड ऑफ एनी रो। आपको इंफॉर्मेशन को लिखना है, ई जो है नॉट, ई को लिखोगे आप नॉट एट एंड, ई जो है वो किसी भी एंड पे नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहा हुआ आपको, डी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है, लेकिन ऐसी डायग्राम कब बनेगी, जब ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे। अगर ये साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो डायग्राम उल्टी हो जाएगी, ठीक है, तो डायग्राम ऐसी हो जाएगी, ठीक है, डायग्राम ऐसी हो जाएगी। अब हमको क्या बताया गया, और C the neighbor of E is sitting diagonally opposite to C the neighbor of E। C जो है वो E की नेबर है, तो C जो है वो E की नेबर है, वो बिल्कुल डायगोनली बैठी है, किसके, वो डायगोनली बैठी है आपके D के, तो C यहाँ पे कहीं बैठी है, ठीक है। डायगोनली मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे है, ये वाले एंड में है, तो डायगोनली कहाँ है, इस वाले एंड पे, ठीक है। फिर आपको कहा हुआ है B is the neighbor of F। B जो है वो F का नेबर है, B जो है वो F का नेबर है, तो F अगर यहाँ पे है तो B यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा, B यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या पूछा गया है, अब हमको क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको हम, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है, हमको पता है या तो डी बी एफ, अगर ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, मैं 2 केसेस बनाऊंगा, इसमें 2 केसेस बनेंगे। एक जिसमें डी बी एफ जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये डी आएगा, ये बी आएगा, एफ आएगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये कहां देख रहे होंगे, ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। और साउथ की तरफ कौन देख रहे होंगे, डी के बिल्कुल डायगोनली कौन है, डी के बिल्कुल डायगोनली कौन है, डी के बिल्कुल डायगोनल है, डी के बिल्कुल डायगोनल है सी, डी के बिल्कुल डायगोनल है सी, ठीक है। उसके अलावा आपको कहा हुआ है ई जो है किसी एंड पे नहीं है, तो ई के लिए जगह तो यही है ना, अगर ई किसी एंड पे नहीं है तो एंड एक ही बचा हुआ है हमारे पास, और अगर एंड पे नहीं हमारे पास, देखो हमारे पास ये 3 स्पेसेस फिल हो गई, यहाँ पे ई नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बची हुई पोजीशन जो होगी ए जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। पहला केस हमारे पास ये बनेगा। दूसरा, जब डीबीएफ जो होंगे वो इस तरफ देख रहे होंगे, जब डीबीएफ, जब डी एफ बी डी, जब वो ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, जब वो ऐसे देख रहे होंगे तो ये हमारे पास ये केस बनेगा। इसके डायगोनली ऑपोजिट कौन आएगा, सी, ई यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। ये हमारे पास 2 केसेस बन गए। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है। देखो इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं जरा इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट।
इनमें से डायगोनली ऑपोजिट कौन कौन से हैं? एफ एंड सी नहीं। देखो डायगोनली ऑपोजिट कौन कौन से हैं? ए और एफ। तो ए और एफ देख लो कहां पे आ रहे हैं। ए और एफ किसी ऑप्शन में है? ए और एफ जो है ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो ए और एफ यहां पे भी आएंगे और यहां पे भी आएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सेम रो। इनमें से सेम रो में कौन से हैं? ए ई। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और ई कौन से हैं? सेम रो में। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट ऑफ ई हु विल बी नेबर ऑफ। आफ्टर इंटरचेंजिंग द सीट ऑफ ई हु विल बी द नेबर ऑफ डी इन न्यू पोजीशन। क्वेश्चन थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट ऑफ ई, अगर मैं ई की सीट एक्सचेंज करता हूं, हु विल बी द न्यू नेबर्स ऑफ डी। अच्छा, मैं ई की जगह डी लिख रहा हूं। ई की जगह क्या लिख रहा हूं? डी लिख रहा हूं। ई को इंटरचेंज कर रहा हूं डी के साथ। तो पूछा है डी के न्यू नेबर्स कौन से होंगे? तो न्यू नेबर्स कौन से होंगे भाई? ए और सी। ठीक है, डी के न्यू नेबर्स कौन से होंगे? ए और सी। तो अब ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा इसके बेस पे, देन हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है ये टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है गाइस। लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ मेथड सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।